चलिए आज क्लास 12th का एक सबसे बेस्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है विलयन के प्रकार एवं सांद्रता। ये बहुत इसको हम बहुत आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले इसका हेडिंग बनेगा आपका विलयन। विलयन किसे कहते हैं? वास्तव में विलयन है क्या? विलयन किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए विलयन को समझेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने जल ले लिया, जल में 1 चम्मच आपने या कुछ भी नमक डाल दिया, तो वह एक प्रकार का विलयन हो गया। या आपने जल ले लिया, जल में चीनी का मिश्रित कर दिया, तो वह एक प्रकार का विलयन हो गया। ये आसान तरीका है मतलब समझने के लिए। बट इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा क्या होगी? परिभाषा कैसे करेंगे? परिभाषा क्या है इसकी? चलिए देखते हैं। तो विलयन की परिभाषा बनेगी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो अभिक्रिया ना करे और अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण है क्या? ये समांगी मिश्रण है क्या? विषमांगी क्यों नहीं हो सकता है? तो समांगी इसलिए कहा गया कि जैसे मान ली समांगी अपने जल ले लिया, जल में चीनी मिलाया, तो जो चीनी के कण है और जल के कण है या जल के अणु आपस में घुल जाएंगे और घुल करके पूरे जल में चीनी का कण मिल जाएगा। मतलब ऊपर का अगर जल लेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा, बीच का लेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा, और नीचे स्तर का लेते तो उतना मीठा लगेगा। अर्थात जल का चीनी का जो कण है जल में पूरी तरीके से घुल गया, मतलब उसके कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दिखाई ना दे तो कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। और हमने एक और बात कहा है अभिक्रिया वाली, कि अभिक्रिया ना करे। जैसे आपने जल और चीनी कुछ मिलाया तो वो अभिक्रिया करे, कोई दूसरा नया पदार्थ ना बने। अगर नया बन जाते तो विलयन नहीं है। तो विलयन क्या की परिभाषा क्या बनेगी कि दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये सिंपल सी परिभाषा। और विलयन का घटक की बात करते हैं कि विलयन के कितने घटक होते हैं, मतलब कितने रूप में क्या क्या होता है तो विलयन बनता है। तो विलयन रेडी होता है किन किन से? तो विलयन जो है ना, विलेय और विलायक, इन दोनों के मिश्रण से विलयन बनता है। अगर हमने अपने जो विलयन रेडी किया उसमें दो घटक हैं, एक तो विलेय है, दूसरा विलायक है, और इन दोनों के संयोजन से जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर के विलयन का निर्माण होता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। अब विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, समझने वाली बात है। तो विलयन में जो घुलने वाला पदार्थ है, ऐसे समझिए, घुलने वाला पदार्थ आपका विलेय कहलाता है, और जो घोलने वाला पदार्थ है, घोलने वाला, वो आपका विलायक कहलाता है। अर्थात आपने जो विलयन रेडी किया है, हाँ, तो उसमें जो पदार्थ आपका घुल गया है वो आपका विलेय हो गया, और जिसमें घुल गया है वो आपका विलायक हो गया। सिंपल सी इसकी परिभाषा बनेगी कि जो घुलने वाला पदार्थ है वो आपका विलेय है, घुलने वाला पदार्थ क्या है? विलायक है। अब इतना कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं विलयन के प्रकार। अब इनकी परिभाषा भी चाहे तो आप ले सकते हैं, सर विलेय किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसमें जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक। जिससे आप अभी लिख के दिखा दे रहा हूँ सर, विलेय किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसमें जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जिसकी विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक होगा। जैसे भी विलायक की परिभाषा क्या बनेगी, ऊपर का क्लीन कर दे रहा हूँ।
विलाय किसे कहते हैं? विलाय की परिभाषा, तो ऐसा विलयन जिसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपका विलायक हो गया। मतलब जो आपने विलयन तैयार किया उसमें जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। और जैसे आपने शरबत बनाया तो शरबत एक चीनी और जल का पानी का मिश्रण होता है, तो उस शरबत में चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए और जल की मात्रा ज्यादा, तो आपका जो चीनी है शक्कर है वो आपका विलेय हो गया और जो जल है वो विलायक हो गया। अब एक बात याद रखिए, जो हमारा विलायक है ना वही पदार्थों की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। मतलब जो ये विलायक है वही क्या करता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है कि भैया जो हमारा विलयन बनेगा वो कौन सा विलयन बनेगा, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। तो यही जो विलायक है, नोट में समझ लीजिएगा, जो विलायक है वही पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। ये जो हम लोग का विलयन रेडी हो रहा है वो गैसीय विलयन है कि द्रव विलयन है कि ठोस विलयन है, इसी विलायक की वजह से होता है। तो इतना कंफर्म हो गया। अब चलेंगे विलयन के प्रकार कि विलयन के सर कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए विलयन को 3 रूप में बांटा गया है। एक तो उनके घटक की संख्या के आधार पे कि घटक की संख्या कितनी है, दूसरा विलेय की मात्रा के आधार पे सर, और तीसरा भौतिक अवस्था के आधार पे कि सर विलयन की जो अवस्था क्या है उनके आधार पे। तो सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उनके घटक के आधार पे। चलिए विलयन के प्रकार के बारे में, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आपके एग्जाम में मतलब एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, तो चलते हैं। चलिए इनको बांटा गया विलयन के प्रकार की, तो घटक की संख्या के आधार पर बांटा गया सर कि पहले रूप में घटक की संख्या कौन कौन सी होती है उनके आधार पर भी बांटा गया है। अवयव की मात्रा के आधार पर बांटा गया कि जो हमारा विलयन बना है उसमें किसकी मात्रा कम है ज्यादा है। तीसरा बांटा गया है सर इनके भौतिक अवस्था के आधार पे कि जिस विलयन को हमने तैयार किया है उसकी अवस्था का है, गैस है कि ठोस है कि द्रव है। तो इनको 3 प्रकार में बांटे गए। तो तीनों के प्रकार हम लोग धीरे से आसानी से पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पढ़ते हैं घटक की संख्या के आधार पे। तो घटक की संख्या के आधार पे होते पहला होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी, और दूसरा बताया गया है त्रिअंगी विलयन। और ये द्विअंगी क्या है, त्रिअंगी क्या है? तो द्विअंगी विलयन का मतलब होता है सर कि ऐसा विलयन जिसमें 2 घटक मिले हो, तो उसे द्विअंगी बोलते हैं। कि विलयन कम से कम 2 चाहिए ना, अब एक से तो बनेगा नहीं, कम से कम 2 चाहिए। तो ऐसा विलयन जिसमें 2 घटक मिले हो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें 2 बार सोडियम और क्लोरीन है। तो ऐसा विलयन जिसमें 2 घटक मिले हो तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब त्रिअंगी की बात करता है तो त्रिअंगी में ऐसा विलयन जिसमें 2-3 घटक मिले हो। अब देखिए त्रिअंगी के बाद भी मतलब आगे जा सकता है, जैसे आपने नींबू ले लिया और नींबू को पानी में मिलाया तो उसमें 2 हो गए, आपने शक्कर मिला दिया 3 हो गए, और कुछ भी चाहे तो मिला सकते हैं। तो मतलब ये अधिक भी हो सकता है बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो त्रिअंगी का मतलब होता है सर त्रिअंगी ऐसा विलयन जिसमें 3 घटक मिले हो, 3 घटक मिले हो। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड का जल में विलय, यह एक त्रिअंगी विलयन है। तो हम लोग घटक की संख्या के आधार पर क्या पढ़ेगी सर, घटक की संख्या के आधार पर इनको मुख्यतः
दो रूप में बांटा गया है, पहला द्विअंगी, दूसरा त्रिअंगी। द्विअंगी किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिसमें दो घटक मिले हो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें तीन घटक मिले उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब तीन से अधिक हो सकता है, लेकिन याद रखें एक विशेष बात है कि इस अध्याय में हमें विशेषकर द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। जो क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है, विलयन के प्रकार एवं सांद्रता, तो इस पूरे चैप्टर में हमें केवल द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है, त्रिअंगी विलयन के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब उतना जिक्र नहीं दिया है, खासकर हमको द्विअंगी विलयन के बारे में ही पढ़ना है। तो ये तो समझ गए द्विअंगी विलयन के बारे में, और घटक की संख्या के आधार पर हम लोगों ने समझ लिया। अब पढ़ेंगे अवयव के मात्रा के आधार पे, कि अवयव के मात्रा के आधार पर कितने विलयन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा कैसे बनेगी, उनका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। चलिए इसको देखते हैं, अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अवयव के मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे कि अवयव के मात्रा के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, पहला है तनु एवं सांद्र विलयन। अब इनके बारे में पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ेंगे अवयव के मात्रा के आधार पे। तो पहला होता है तनु एवं सांद्र विलयन, और इसके बाद संतृप्त और असंतृप्त विलयन, ये भी इसी के अंतर्गत आता है कि सर अवयव की मात्रा के आधार पर दो प्रकार में होते हैं, तनु एवं सांद्र विलयन, संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन। तो सबसे पहले पढ़ते तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो तनु विलयन की परिभाषा बनती है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक और विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे आपने एक गिलास पानी ले लिया, पूरे एक गिलास पानी ले लिया पूरे, और इसमें आपने क्या किया कि थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, नमक का मिश्रण कर दिया। अब नमक के कण क्या होंगे कि पूरे पानी में फैल जाएंगे समान मात्रा में, समान प्लेस में। और बताइए इसमें विलेय की मात्रा कम हो गई, विलायक की मात्रा ज्यादा हो गई। विलेय मतलब घुलने वाला, अब विलायक मतलब जो विलेय को घोल दे। तो अब इसमें नमक की मात्रा बहुत कम है ना, थोड़ा सा केवल डाले थे, तो ये आपका हो गया तनु विलयन, जिसको बोल सकते, तनु का मतलब पतला, पतला मतलब एकदम पानी कलर का, इसे बोल सकते पानी। अब उसमें विलेय की मात्रा मतलब समझ में ना आए कि लगा है कि नहीं लगा है, कि डाले हैं कि नहीं डाले, मतलब तो ये आपका हो गया तनु विलयन। अब इस सांद्र की बात करेगा तो सांद्र में मतलब होता है कि विलेय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा कम और विलेय की मात्रा ज्यादा कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे आपका गाढ़ा हो गया, गाढ़ा रसाव जिसको बोल सकते हैं, या आपका जो बैटरी का पानी होता है ना, बैटरी का पानी उसमें 98% एसिड होता है, एसिड, और केवल 2% ही जल होता है, तो ये भी एक सांद्र विलयन के अंतर्गत आता है। तो इनकी परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे एग्जाम्पल के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तनु विलयन किसे कहते हैं पहले, तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा व विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। ये आपकी तनु विलयन की परिभाषा हो गई, मतलब विलेय की मात्रा कम रहेगी, विलायक की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो तनु विलयन हो गया। अब सांद्र विलयन का भी लिख लेते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा की अपेक्षा कम हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं।
कहते हैं। ये इनकी परिभाषा बनेगी तनु एवं सांद्र विलयन की, जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलेय की मात्रा कम हो, तो वो आपका तनु हो गया। विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलायक की मात्रा कम हो, वो आपका सांद्र विलयन हो गया। तनु विलयन में जो पतला पदार्थ होता है, पानी जैसा होता है, कि मतलब उसमें मात्रा उसकी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आए कि सर वो डाला गया है कि नहीं डाला गया है, तो वो तनु हो जाएगा। और सांद्र में आता है एकदम गाढ़ा, जिसमें बहुत ज्यादा मतलब आए कि सर इसमें विलायक कम हो गया और आपने चीनी ज्यादा डाल दिया, तो आपका सांद्र के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त विलयन, मतलब इसी के अंतर्गत आता है अवयव की मात्रा के आधार पर। तो ये दो होते हैं, तनु एवं सांद्र हो गए। अब पढ़ेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। अब चलते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने तनु एवं सांद्र विलयन के बारे में पढ़ा, ये भी उसी का रूप का आता है। सबसे पहले संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन में ताप को आपको निश्चित कर देना है, मतलब दोनों विलयन की परिभाषा लिखते समय सबसे पहले किसी निश्चित ताप पर, मतलब जो टेम्परेचर है उसको सेम कर देना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। तो इनकी परिभाषा बनेगी कि सर एक निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा जो घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब समझिए कि आपने जल ले लिया है और चीनी डाल रहे हैं, उसमें डालते जा रहे हैं, मतलब ऐसी क्षमता जहां तक चीनी घुल सके। अब उसके बाद डालेंगे तो वो ना घुले, तो अगर वो विलयन है तो कौन सा हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। उसकी एक कैपेसिटी होती है ना कि सर इतना, अगर आपने जल लिया है तो आप इतना किलो या इतना केजी चीनी डालेंगे तो वो घुल जाएगा, इसके बाद वो नहीं घुलेगा। तो वही बोला है कि सर एक निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा जो घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलायक की अधिकतम घुलनशील क्षमता से कम हो, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मतलब एक गिलास आपने जल ले लिया, पानी ले लिया, इसकी क्षमता है कि सर ये 200 ग्राम 300 ग्राम चीनी घोल सकता है, लेकिन आपने क्या किया, इसमें एक चम्मच जो है ना, एक चम्मच चीनी डाल दिया, तो बताइए इसकी क्षमता कम है कि नहीं है, इसकी क्षमता कम है ना। तो अगर उसकी आवश्यकता से विलायक की मात्रा की आवश्यकता से अगर कम विलेय की मात्रा डाल दें तो आपका आएगा असंतृप्त विलयन, और अधिक डाल दें जिसके बाद वो न घुले वो आता है संतृप्त विलयन। मतलब इसमें आता है बहुत गाढ़ा वाला, पर रसाव बना रहे और खूब चीनी डालते जा रहे हैं, उसके बाद अब घुल ही नहीं करेगा ना, तो वो आता है संतृप्त में। अदम थोड़ा डाल देगी सर 1000 लीटर पानी है, उसमें एक मुट्ठी चीनी लिए फेंक दिए एकदम, तो जैसे उसमें फेंके तो घुल जाएगा, लेकिन अभी भी उसकी क्षमता ज्यादा है, उतने से कुछ नहीं होगा। तो अगर क्षमता ज्यादा है तो वो आगे आपका संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन के अंतर्गत आता है। और उसकी क्षमता मतलब अब नहीं है कि अब घोल भी नहीं कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो आपका संतृप्त विलयन के अंतर्गत आता है। ये दो ठे पढ़ लिए। तीसरे की बात ये विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इनके बारे में कि सर विलायक की जो भौतिक अवस्था है उनके आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे। विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर इनको बांटा गया, विलयन को 3 रूप में बांटा गया है। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा ठोस विलयन। अब इन तीनों की परिभाषा एकदम सेम तरीके से है। कैसे देखिए, जो विलयन है उसमें उस विलायक को निश्चित कर दीजिए। अब किस तरीके से निश्चित करना है, जैसे गैसीय विलयन की परिभाषा पूछेगा तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस तथा विलेय ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। मतलब जो ये गैस वाली है ना, गैसीय विलयन का एग्जांपल है, तो इसमें विलायक क्या होगा, और जो विलायक होगा ना वो पूरा गैस ही होगा, और जो हम लोग का विलेय होगा ना वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे द्रव विलयन की परिभाषा पूछेगा
तो बताएंगे ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव तथा विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है, उसे द्रव विलयन कहेंगे। ठोस विलयन के बारे में पूछेगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। मतलब इन तीनों की परिभाषा सेम बनेगी। जो विलयन होगा उसमें उस विलायक की मात्रा निश्चित कर दीजिएगा, इसकी परिभाषा आराम से बन जाएगी, बस हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे गैसीय विलयन में अगर विलेय की मात्रा गैस है और विलायक भी गैस है, तो हमने आपको कहा था कि जो विलायक होता है ना, वही पदार्थ की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है कि जो विलयन रेडी होगा वो किस रूप का होगा। तो जैसे यहाँ पे गैस ये भी है, गैस ये भी है, तो जो हम लोग का गैस में गैस को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो हम लोग का गैस का ही बनेगा। तो ये जो हम लोग का गैस का विलय है और विलायक भी गैस है, तो जो हम लोग का विलयन होगा गैस ही बनेगा। जैसे एग्जांपल लिया होगा कि सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण, नाइट्रोजन भी ये भी एक प्रकार की अवस्था गैस की है, और ऑक्सीजन गैस, ये हमारे वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है और 21% के आसपास जो ऑक्सीजन है, ये आपस में मिली हुई है, तो इनकी अवस्था भी क्या होगी, दोनों की अवस्था गैस गैस है। अभी एक को द्रव ले लिए, दूसरे गैस ले लिए। द्रव क्या है, जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक मीठी गंध वाली गैस है, मतलब द्रव है। इसकी जो गंध होती है मीठी होती है और ये बहुत तेजी से वाष्पशील होती है। जैसे इसका सूत्र होता है ना CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग ना टेट्रा क्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। इनको टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा क्लोरो, Cl क्लोरो बोलते हैं। कार्बन की संख्या एक है तो क्या बोलेंगे, मेथेन। ये टेट्रा क्लोरोमेथेन इसका रासायनिक नाम हो गया, सिंपल नाम इसका क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ये द्रव अवस्था में होती है, ये अति तीव्र वाष्पशील होती है, मतलब बहुत तेजी से ये वाष्पीकृत होती है, और जो इसकी गंध होती है वो मीठी होती है। अब नाइट्रोजन गैस है तो इसकी अवस्था गैस हो गई, और जो द्रव है ना वो हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इनका जो मिश्रण होता है वो गैसीय विलयन के अंतर्गत आता है। इसमें भी विलायक क्या है, गैस है, तो ये जो विलयन रेडी होगा वो गैस विलयन का हो गया। उसके बाद आएंगे ठोस और गैस का मिश्रण। ठोस क्या है, कपूर है, और गैस क्या, वायु में। तो जब हम लोग चलाते हैं उसको कपूर को, तो क्या तुरंत ही जल जाता है और जल करके ऑक्सीजन में वायु में मिश्रित हो जाता है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हमने दिए आपको, वो गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है। अगर गैस विलय हम लोग का गैस है, विलायक भी गैस है, तो विलयन भी हम लोग गैस बनेगा। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिश्रण हो गया। विलय द्रव है और विलायक गैस है, तो गैसीय विलयन होगा। जैसे नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण हो गया। विलय ठोस है और विलायक गैस है, तो गैसीय विलयन रेडी होगा, जिससे वायु में कपूर का मिश्रण हो गया। अब चलते हैं द्रव विलयन के बारे में। से द्रव विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन किसे कहते हैं। तो परिभाषा तो आपको पहले हमने बता चुका है कि सर इन तीनों की परिभाषा सेम बनेगी, चाहे गैसीय विलयन हो, चाहे द्रव विलयन हो, चाहे ठोस विलयन हो, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से बता देने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव तथा विलेय ठोस द्रव गैस हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल ले रहे सर, ये जो तीनों अवस्था है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ये विलेय है। और ये जो तीनों द्रव द्रव है ना, इनको विलायक, क्योंकि हम लोग द्रव विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सबसे पहले मतलब ये गैस अवस्था ले लिए, विलेय की मात्रा गैस अवस्था है, और ये द्रव है विलायक। तो विलायक द्रव है, तो जो विलयन होगा वो भी कौन कौन सा किस अवस्था में होगा, द्रव की अवस्था में ही रेडी होगा, क्योंकि विलायक ही विलयन की अवस्था का निर्धारण करते हैं। जो हमारा विलायक है वही बताएंगे कि सर विलयन किस अवस्था में। तो गैस और द्रव को जो मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो जल है द्रव अवस्था में और ऑक्सीजन गैस गैस अवस्था में, तो जल में घुलित ऑक्सीजन गैस,
ये आपका द्रव विलयन के अंतर्गत आता है। द्रव और द्रव, विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव। जैसे जल में एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, एथी एल्कोहल। ये नशीला है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो एल्कोहल द्रव अवस्था में होता है और जल भी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब विलेय ठोस ले लिए, विलायक हमने द्रव ले लिया। तो ठोस में आपका नमक आएगा और द्रव में जल आएगा। नमक को जब जल में घोलते हैं तो जो विलयन होता है ना, वो द्रव विलयन ही रेडी होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया द्रव विलयन के बारे में। अब पढ़ेंगे ठोस विलयन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ। इनसे थोड़ा ये हटके और इसका एग्जाम्पल भी मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल का मिलेगा, समझने लायक मिलेगा। इन सबको तो आप पहले से जानते थे और मालूम भी होगा। चलिए ठोस विलयन किसे कहते हैं, ठोस विलयन के बारे में देखते हैं। तो परिभाषा संग बनेगी, उससे परिभाषा से कोई लेन देन नहीं है, मतलब बस एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। हमने विलायक को ठोस अवस्था ले लिया, और विलेय हमारा गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे गैस और ठोस से एग्जाम्पल क्या होगा, पैलेडियम एक प्रकार की धातु जिसे पीबी, इसका मतलब संकेत होता है। पीबी तो लेड का होता है, पीडी होता है पैलेडियम। इसका एटॉमिक नंबर ना 46 पे पड़ता है। ये मतलब एक प्रकार की चमकीली धातु है, चमकीली, बहुत तेज चमकती है, इसकी चमक ज्यादा मानी जाती है। अब ये क्या करती है, ये तो आपका ठोस अवस्था हो गई, और H2 हाइड्रोजन गैस की अवस्था हो गई। जो ये पैलेडियम है ना, वो हाइड्रोजन गैस का अवशोषण करती है, मतलब अपनी तरफ खींच लेती है, और खींचेगी तो इसमें विलायक हमारा ठोस है, तो विलयन भी क्या होगा, ठोस आकार का ही बनेगा, मतलब उसकी अवस्था जो होगी ठोस अवस्था में हो जाएगी। अब द्रव और ठोस की बात करते तो इसमें पारा क्या है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है और सोडियम जो है ना ठोस अवस्था में पाया जाता है। इनका जो मिक्सिंग होता है ना, जो मिलता है विलयन होता है, वो आपका ठोसी विलयन आएगा। जैसे अब इस तीसरा ठोस और ठोस, मतलब विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। तांबा और सोने का विलयन, मतलब जो औरतें सोना चांदी जो भी पहनती है, मतलब सोना पहनती है, तो ये क्या होता है ना कि तांबा जो सामग्री बनती है ना, वो तांबा और सोने का मिक्सिंग होता है, मतलब केवल सोना नहीं होता है। अगर बनेगा तो वो डिजाइनिंग में नहीं आएगा, उसमें मिक्सिंग किया जाएगा, मतलब तो वो आपका तांबा भी ठोस अवस्था में हो गया और सोना भी क्या हो गया, ठोस अवस्था में हो गया। तो अब हम इन तीनों को पढ़ लिए सर, ठोस विलयन किसे कहते हैं, गैस विलयन किसे कहते हैं, और द्रव विलयन कैसे किसे कहते हैं। अब एक बेस्ट टॉपिक है हेनरी का नियम, चलिए उसको देखते हैं। बहुत बढ़िया नियम है, लाजवाब नियम है। हेनरी का नियम किससे कहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आइए ये भाई, अब हम देखते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है क्या, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई पात्र ले लिया, मतलब कोई सिंपल सी इसका नियम है। आपने कोई छोटा सा एक पात्र ले लिया और इस पात्र में आपने जल को फिल कर दिया, ये पूरा का पूरा जल है, इसमें हम जल भर दे रहे हैं, ये आपका जल है। जल जानते विलायक है। अब क्या होगा, हम यहाँ पे ऑक्सीजन या कोई भी गैस ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैस ले लिए, और अब इसमें घोलेंगे हम, मतलब प्रेशर से दबाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि स्थिर तापमान, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए। कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित कर दिया जाए, ना घटाया जाए ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो जल के कण की गति जो है वो तेज हो जाएगी, मतलब आपको टेम्परेचर को कुछ करना नहीं है, उसको एकदम स्थिर कर देना है। तो इन्होंने कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात जितना उस पे प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही वो गैस द्रव में क्या होगा, घुलेगा। और प्रेशर कम करेंगे, दाब कम करेंगे तो क्या होगा, कम घुलेगा, मतलब जितना इसमें प्रेशर देंगे उतना ही जल में क्या करेगा, गैस घुल जाएगा। तो इन्होंने वही कहा था कि सर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल से इसको लिख सकते हैं हम, दाब को पी से, तो दाब किसके समानुपाती होगा, विलेयता के समानुपाती होगा, विलेयता। अब दाब को तो पी फॉर प्रेशर, दाब को पी से लिख सकते हैं। विलेयता के लिए उन्होंने क्या लिया, मतलब आप मोल अंश ले सकते हैं, मोल द्रव्यमान ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इन्होंने
मोलरता के लिए, विलेयता के लिए उन्होंने क्या लिया कि m का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ से निश्चित से p अब बराबर के चिन्ह लगाएंगे, तो ये जब समानुपाती हटेगा तो नियतांक लेते, इन्होंने कहा नियतांक दिया KH और यहाँ पे m, ये उनका नियम है, लिख सकते हैं जहां KH हेनरी नियतांक है, नियतांक है। अब चाहे तो KH का मान निकालने के लिए अब KH बराबर इसको उलट पलट देंगे, तो ये KH बराबर क्या होगा, P बाई ए, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा M। मतलब जिसकी वैल्यू निकालना हो आप आसानी से उसको निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हम लोग का हेनरी का नियम। अब पढ़ेंगे हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इनकी सीमा पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो हमने इसका कई पार्ट बनाया कि आपको समझ में आया। उसमें पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमा, उपयोग कहाँ करते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोल अंश, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग अगले पार्ट में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले और पढ़ने वाले हैं। चलिए।